हाय स्टूडेंट, आज हम 10th ग्रेड के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसका नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। यह केमिस्ट्री के हर चैप्टर का मदर एंड फादर है। आप केमिस्ट्री कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, एसिड बेस हो या मेटलर्जी हो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, इस चैप्टर के बिना आप उसको नहीं पढ़ सकते हो। हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे वैलेंसी से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड हो या आयनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड हो, ऐसे कई सारे टर्म्स हैं जो इसी चैप्टर से आंसर मिलते हैं। यानी इस चैप्टर को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इसी चैप्टर के थ्रू हम बाकी चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। स्टूडेंट, हमें जानना है कि हमें एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। हमने क्लासिफाई किया तो क्लासिफाई क्या क्या देखकर किया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, यह चीज हम तभी समझ पाएंगे जब हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक को जानेंगे और बेसिक जानने के साथ कुछ थियरीज को समझेंगे। जैसे डोबेराइनर ने क्या कहा, न्यूलैंड ने क्या कहा, मेंडलीव ने क्या कहा, मोजले ने क्या कहा, उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि क्लासिफाई करने की जरूरत क्या थी। आपके बुक में कुछ ऐसे थोड़ी बहुत ही थियरीज दिए हैं, आप आगे 11th ग्रेड 12th ग्रेड में जाएंगे, क्लासिफिकेशन को लेकर और भी थियरीज हैं। स्टूडेंट, जितना भी आपके चैप्टर में दिया गया है उसको समझने के लिए बहुत सारे आपको बेसिक की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक करते हैं, फिर हम कुछ थियरीज देखते हैं, फिर बेसिक करते हैं और उनकी थियरीज को देखते हैं। हर बार हम कुछ बेसिक सीखेंगे और थियरीज को देखेंगे क्योंकि विदाउट बेसिक हम कुछ समझ ही नहीं सकते इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट, हम कुछ बेसिक को स्टार्ट करते हैं ताकि स्टार्टिंग के 2-3 थियरीज को हमें समझने में हेल्प हो। Atom is the smallest part of substance which is indivisible, which cannot be further divided. ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट। अगर मैं आपको कहूं यह थियरी 1803 में दी गई थी और यह थियरी 5 ईयर के बाद ट्रू हुआ था, 1808 में ट्रू हुआ था। किसने दिया था इस थियरी को? ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेल्टन ने इस थियरी को दिया था कि एटम किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम इज a smallest part of substance which is indivisible, which cannot be further divided। ऐसा किसने कहा था? डेल्टन ने कहा था। लेकिन थियरी कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी है। आज के मॉडर्न एरा में एटम इज डिविजिबल, लेकिन आपको एटम इंडिविजिबल ही पढ़ना है। एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पेन कहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यह लिखने वाला पेन नहीं स्टूडेंट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉन एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। और इसको डिस्कवर जिसने किया था उसके नाम भी याद कर लेते हैं। वैसे बोर्ड में कभी पूछेगा नहीं, ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था थॉमसन ने, प्रोटॉन को रुदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन को चैडविक ने। होप आपको याद हो गया होगा, ना से न्यूट्रॉन होता है, चार्ज से चैडविक होता है, तो न्यूट्रॉन को चैडविक ने, उनका नाम अर्नेस्ट चैडविक था। स्टूडेंट, आपको छोटी सी समझ हो गई कि एटम किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। लेकिन यही जब ग्रुप ऑफ पार्टिकल, इनफाइनाइट पार्टिकल, बिलियन ट्रिलियन पार्टिकल आपस में कंबाइन होते हैं, तो स्टूडेंट जब ग्रुप ऑफ पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं तो जो बनता है उसे एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एलिमेंट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम को ही हम एलिमेंट कहते हैं, लेकिन इसको भी समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। चलिए और समझते हैं। एटम से एक और चीज बनता है स्टूडेंट, when 2 or more atom combine together to forming molecule। मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल और एलिमेंट्स दोनों एटम से बनते हैं। क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं, आगे मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। डोंट वरी, घबराइए नहीं। हम धीरे धीरे करके एक अच्छी समझ लेकर इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? अगर 2 एटम H + H कंबाइन हुए तो H2, यह एरो हमेशा केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकली कंबाइन होंगे 2 एटम तो फिजिकली कंबाइन होने से मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। जब
एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो H एक एटम है, H भी एक एटम है, दोनों H एटम है, कंबाइन हुए H2 बना। सिमिलरली अगर O प्लस O कंबाइन हो O2 एक मॉलिक्यूल है, O प्लस O प्लस O 3O कंबाइन हो O3 ओजोन एक मॉलिक्यूल है। ऐसे H प्लस O कंबाइन हो तो H2O भी एक मॉलिक्यूल है। आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा स्टूडेंट, आप H2O को कंपाउंड पढ़ते आए हो या मैं यहां H2O को मॉलिक्यूल कह रहा हूं। H2O मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों है, हम समझेंगे अभी, घबराइए नहीं। अगर मैं यहां बात करूं एटम H और H, कितने H कंबाइन हुए हैं स्टूडेंट? 2H। H2 एक मॉलिक्यूल है, यह सिंगल मॉलिक्यूल है, यह भी सिंगल मॉलिक्यूल है, यह भी सिंगल मॉलिक्यूल है। H2 में 2 एटम है, इसलिए H2 को हम डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं स्टूडेंट। O2 यह भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। O3 कितने एटम कंबाइन हुए हैं? 3 ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है स्टूडेंट। H2O ये भी एक ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है। दोनों में डिफरेंस क्या है? O3 भी ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है, H2O भी ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है। दोनों ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है, बट दोनों में डिफरेंस है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इसके न्यूक्लियस अलग होंगे और इसके न्यूक्लियस अलग होंगे। भाई इन तीनों ऑक्सीजन है तो तीनों के न्यूक्लियस सेम होंगे, और इनके न्यूक्लियस हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन का न्यूक्लियस सेम होगा, लेकिन ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अलग होगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, इनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। तो इसे हम ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल तो कहते हैं, लेकिन ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल होने के साथ यह एक हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है और यह होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। जब सेम एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उन्हें होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं, जब डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो भी मत घबराइए, हम आगे उसको और डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए हम कुछ एटम्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं और एलिमेंट को समझते हैं। हाय, हेलो, लिसन, बी, सी, न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट, ना, मांगो, अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ये मैंने आपको 20 बताया है। अभी इस चैप्टर के एंडिंग तक में मैं आपको 40-50 एलिमेंट्स लर्न करवा दूंगा, डोंट वरी। यह जितने भी मैंने लिखा, हाय, हेलो, लिसन, बी, सी, न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट, नॉटी मुगली ऑलवेज सिंगिंग पॉप सॉन्ग क्लेम बाय A.R. रहमान, कहो कहिए, या ना मांगो अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये जो H है ये एलिमेंट है या एटम है? हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, एटम है या एलिमेंट है। तो चलिए आज हम समझ लेते हैं कि एटम होगा तो क्या होगा, एलिमेंट होगा तो क्या होगा। स्टूडेंट ये जो H है ये एटम भी है, एलिमेंट भी है। मैंने कहा एटम से एलिमेंट कब बनेगा, जब ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम, बिलियन ट्रिलियन एटम आपस में जुड़ेंगे। ये बिलियन ट्रिलियन एटम आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, एलिमेंट। किसका, हाइड्रोजन का। यहां हाइड्रोजन एटम था, यहां हाइड्रोजन एलिमेंट है। अगर एटम था तब भी सिंबल H होगा और एलिमेंट होगा तो भी सिंबल H होगा। स्टूडेंट घबराइए नहीं, दोनों का सिंबल H होता है। जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट के अंदर बिलियन ट्रिलियन एटम्स हैं, और जब एटम की बात करते हैं तो सिंगल एटम होता है उसका। तो मॉलिक्यूल बनने के लिए एलिमेंट नहीं लगता है, एटम कंबाइन होते हैं। और कंपाउंड बनने के लिए स्टूडेंट, जैसे मैं कहूं H2O एक कंपाउंड है, तो H2O में क्या होगा, जब ये एलिमेंट होंगे तो H2O एक कंपाउंड होगा, और जब एटम होंगे तो H2O एक मॉलिक्यूल होगा। थोड़ी बहुत मैंने समझाने की कोशिश की है, अभी भी नहीं समझ में आया हो तो घबराइए नहीं, आगे हम समझेंगे। तो हर एक एटम, जितने भी यहां एटम है सब एलिमेंट है स्टूडेंट।
लेकिन एक चीज याद रखिए, ये जो मैंने बिलियन ट्रिलियन एटम कहा, सबके सब अगर हाइड्रोजन होंगे तो ही हाइड्रोजन एलिमेंट बनेगा। बीच में अगर कोई दूसरा एटम आ गया, जैसे हीलियम आ गया बीच में, तो हीलियम बीच में आने से वो एलिमेंट नहीं रह जाएगा। ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम कहा जाता है स्टूडेंट, इसीलिए कहा जाता है कि सिमिलर एटम अगर कंबाइन होंगे बिलियन ट्रिलियंस तो एलिमेंट बनेगा। अब दूसरा डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। एलिमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम है। एटम क्या है? एटम इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का ही छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? एटम कहलाता है स्टूडेंट। जैसे आप एक चौक लो, उसको ऐसे रगड़ो, तो जो चौक था वो पूरा कैल्शियम एलिमेंट था, उससे जो बारीक बारीक डस्ट पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं, एवरी पार्टिकल इज एटम, और जो गिर रहे हैं सब कैल्शियम के ही हैं स्टूडेंट। ये नहीं उसमें से आयरन गिर रहा है या कुछ और गिरेगा, सब एक ही जैसे पार्टिकल्स गिरेंगे, सबके सब कैल्शियम एटम होंगे। तो आपको समझदारी हो गई होगी एटम क्या है। एटम स्मॉल पार्ट है किसी भी एलिमेंट का, और एलिमेंट क्या है? ग्रुप है किसका? एटम्स का। कैसे एटम का? सिमिलर एटम का। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम कंबाइन होते हैं क्या करने के लिए? मॉलिक्यूल बनने के लिए। और मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ लूज करते हैं, कुछ गेन करते हैं, और कुछ एलिमेंट जैसे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करके इनर्ट बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे H2 एक इनर्ट है, यह रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकता है। 10th लेवल पर अभी आपकी इतनी समझदारी नहीं होगी, पर इतना समझ लीजिए कि जो जीरो ग्रुप एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, उनके जैसा बिहेवियर दिखाने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए एटम्स किस में कन्वर्ट होता है? मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में कोई भी एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में फ्री स्टेट में रह सकता है। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। यह चैप्टर एंडिंग होते होते आपको बहुत सारी समझ हो जाएगी, जितना मैं बातें बोल रहा हूं आपको समझ आने लगेगी। स्टूडेंट थोड़ा सा और बेसिक हम जान लेते हैं एलिमेंट के सिंबल को लेकर। जैसे आप हाइड्रोजन लिखते हो, हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है? H, तो इसका सिंबल क्या हो गया? H। इस सिंबल को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम जे बर्जीलियस था। बर्जीलियस ने ही सिंबल बताया। उसके पहले कुछ सिंबल इस टाइप के चलते थे, ऐसे सिंबल बनाए जाते थे स्टूडेंट। जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते गए तो सिंबल को लेकर डिफिकल्टीज होने लगी। तो सिंबल को लेकर जे बर्जीलियस ने कहा कि कोई भी एलिमेंट उसका फर्स्ट लेटर ही उसका सिंबल होगा। हाइड्रोजन के केस में हमने देखा सिंबल H है। ऐसे ही कहा अगर दो एलिमेंट सेम अल्फाबेट से अगर शुरुआत करते हैं तो दूसरे का सेकेंड लेटर भी लिया जाएगा, लेकिन लोअर केस में। जैसे हीलियम, हाइड्रोजन H से पहले ही स्टार्ट हो गया, तो हीलियम का सिंबल उन्होंने क्या ले लिया? सेकेंड लेटर भी H ही। आगे हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, जैसे सोडियम। आप सोडियम लिखते हो, सोडियम का जो सिंबल है वो Na है। ऐसे आप पोटेशियम लिखते हो, सिंबल K होता है। ऐसे आप गोल्ड लिखते हो, सिंबल Au होता है। ऐसे आप सिल्वर लिखते हो, सिंबल Ag होता है। ऐसे आप आयरन लिखते हो, सिंबल Fe होता है। यानी जो नेम के अल्फाबेट है और सिंबल है दोनों डिफरेंट है। तो बर्जीलियस ने जब सिंबल दिया था स्टूडेंट, तो एलिमेंट के नेम लैटिन में थे, लैटिन में ही सिंबल दिया गया है। हम गोल्ड कहते हैं, गोल्ड इंग्लिश है, उसका जो लैटिन नेम है वो ऑरम है, इसीलिए गोल्ड का सिंबल जो होता है वो Au होता है। सिल्वर का अर्जेंटम है, इसलिए Ag होता है। सोडियम का नाइटेरियम है, इसलिए Na होता है। पोटेशियम का केलियम है, इसलिए K होता है। ऐसे एलिमेंट के लैटिन नेम में उनके सिंबल दिए गए हैं। आप किसी भी एलिमेंट का अगर नेम और उसके सिंबल में कोई मैच नहीं दिख रहा है तो ये समझ जाओ कि उसके लैटिन नेम से उसके सिंबल्स हैं, उसके इंग्लिश नेम और लैटिन नेम में डिफरेंस है। बहुत सारे एलिमेंट के लैटिन नेम और इंग्लिश नेम सेम है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लैटिन नेम भी हाइड्रोजन है और इंग्लिश नेम भी हाइड्रोजन है। जैसे हम बात करें फॉस्फोरस, लैटिन नेम भी फॉस्फोरस है और इंग्लिश नेम भी फॉस्फोरस है। क्लोरीन, इंग्लिश नेम भी क्लोरीन है, लैटिन नेम भी क्लोरीन है। ऐसे केसेस में आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे।
चलिए स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं। जैसे हमारे पास नंबर होते हैं मोबाइल नंबर, एक पर्सनल नंबर रखते हैं, एक प्रोफेशनल नंबर रखते हैं, यानी बिजनेस के लिए रखते हैं। या आपके लैंग्वेज में बात करो तो आप एक कॉलिंग के लिए रखते हो, एक व्हाट्सएप के लिए रखते हो, दोनों डिफरेंट नंबर रखते हो। कुछ लोग दोनों सेम रखते हैं, लेकिन इस केस में सेम नहीं रख सकते हैं। स्टूडेंट एटम के पास भी दो नंबर है। एक नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे नंबर को एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, जिसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट ये दो नंबर है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। यह दोनों क्या होते हैं? हमने कहा एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कितनी क्वांटिटी है, इसी को बताता है एटॉमिक नंबर, कि हाउ मेनी प्रोटॉन एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटम। कौन डिफाइन करता है? एटॉमिक नंबर। जितना एटम का एटॉमिक नंबर होगा, उसके पास उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज दैट मैं कोई एलिमेंट एक्स लेता हूं, तो एटॉमिक नंबर हमेशा डाउन साइड होगा और एटॉमिक मास नंबर हमेशा अपर साइड होगा। स्टूडेंट चाहे इस साइड लिखा हो या इस साइड लिखा हो, आप घबराइए नहीं, हमेशा ऊपर ही लिखा होगा। जैसे Z की पोजीशन पर अगर मैं यहां ऐसा एग्जांपल देता हूं 17 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर? 17। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे सोडियम के केस में हम बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे स्टूडेंट? 11। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे स्टूडेंट? 11। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सेम होती है। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? इस चैप्टर को समझने के लिए आपको माइन्यूट से माइन्यूट लेवल को जानना जरूरी है। या तो आप रट लो, या तो समझने के लिए आप इतने डेप्थ में जाना पड़ेगा, इतने डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ही आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे कि कहना क्या चाह रहे थे न्यूलैंड, कहना क्या चाह रहे थे हेनरी मोजले। अदरवाइज हम सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, तो रट्टे की कोशिश करेंगे आप तो आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप 11th 12th में साइंस नहीं ले सकते हैं, फिर कॉमर्स आर्ट्स ज्वाइन करिए आप, क्योंकि आगे भी तो ये लोग फिर से आएंगे। 11th पढ़ेंगे, फिर से कॉन्सेप्ट वही आएगा, खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा, लेकिन रहेंगे तो न्यूलैंड ही, रहेंगे हेनरी मोजले ही, कोई नया नहीं आने वाला है। चलिए और डिटेल में समझते हैं। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है स्टूडेंट? लोअर ग्रेड में हमने पढ़ा है कि ऐसे न्यूक्लियस होता है, फिर बाहर शेल होते हैं। इसको भी मैं आपके आगे इसी चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तब कैसे ये आया। यह बोर्स का पोस्टुलेट कहलाता है, बोर्स की थियरी कहलाती है। तो बोर्स ने क्या कहा था उसको हम समझेंगे स्टूडेंट। तो न्यूक्लियस, सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस कहा। ये शेल होते हैं KLMN, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा। आगे भी होते हैं स्टूडेंट, OPQR भी होते हैं, ठीक है, घबराइए नहीं, बताया जाएगा आपको। इस शेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट दो चीजें रहते हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे आर रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी सेम भी होती है, डिफरेंट भी होती है। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो हमने दोनों को प्लस किया ना, प्लस को इंग्लिश में सम कहते हैं, सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स या सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो दोनों का टोटल आएगा उसी को कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, जो आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। कुछ केसेस में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से समझना है आपको। स्टूडेंट हमने कहा Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E,
जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरा फॉर्मूला आपको बताया A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्लीज ध्यान से देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, P प्लस है, इक्वल के इस साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा, A माइनस P इज इक्वल टू N, न्यूट्रॉन मिल जाएगा हमको। स्टूडेंट P को हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि P Z के इक्वल है तो P को Z से रिप्लेस कर दिया, तो फॉर्मूला मिल गया A माइनस Z इज इक्वल टू N, न्यूट्रॉन मिल गया। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा? A माइनस Z। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये मैंने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी सेम भी हो सकती है न्यूक्लियस के अंदर, डिफरेंट भी हो सकती है। चलिए हम समझते हैं सेम कब होती है, डिफरेंट कब होती है। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन 614, तो स्टूडेंट प्रोटॉन कितने हैं? 6, एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट? 6, एटॉमिक नंबर 6 है। न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा स्टूडेंट? 14 माइनस 6, 8। एक और कार्बन है स्टूडेंट 6, 12। इस केस में अगर बात करो तो प्रोटॉन कितने हैं स्टूडेंट? 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, न्यूट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट? न्यूट्रॉन भी 6 है। देखिए यहां पर न्यूट्रॉन की क्वांटिटी सेम है, यहां न्यूट्रॉन की क्वांटिटी डिफरेंट है। स्टूडेंट इसी पर एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, आइसोटोप्स। हम आगे पढ़ेंगे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, वहां उन्होंने आइसोटोप को क्लासिफाई नहीं किया था। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं और एलिमेंट आइसोटोप कैसे बनते हैं हमने आपको बता दिया। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट समझने जा रहे हैं, आइसोटोप्स। दूसरा हम पढ़ेंगे आइसोबार्स। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। फिर से बोल दे रहा हूं, when two or more element is having same atomic number but different atomic mass number are called isotopes। जैसे कार्बन 612, कार्बन 614। स्टूडेंट एटॉमिक नंबर सेम है दोनों कार्बन का, लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, इन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। यह दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं, लेकिन यह एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट कैसे हुआ? तो यहां देख लीजिए स्टूडेंट, दोनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सेम है, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी डिफरेंट हुई, इसलिए आइसोटोप बन गए। आइसोटोप बनने का रीजन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिफरेंस होना है। इतना आपके बुक में डिटेल में नहीं दिया है स्टूडेंट, लेकिन मैंने कहा आपको बहुत डिटेल में ये टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं। न्यूट्रॉन की क्वांटिटी में डिफरेंस होने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक माइन्यूट लेवल पर बातें कर ले। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। स्टूडेंट ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। ये भी आइसोटोप है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है स्टूडेंट। मैंने कहा ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। आइसोबार का एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। आइसोबार इसका अपोजिट होता है। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार में एटॉमिक मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे स्टूडेंट ऑर्गन 1840, पोटासियम 1940, कैल्शियम 2040। देखिए एटॉमिक मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। स्टूडेंट आइसोटोप सेम एलिमेंट होता है, फिजिकली डिफरेंट है, केमिकली सेम है। कार्बन 12 से मैं जो रिएक्शन कराऊंगा, कार्बन 14 से भी रिएक्शन कराता हूं, सेम हमें प्रोडक्ट मिलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा रिएक्शन में, बिकॉज आइसोटोप केमिकली सेम होते हैं, एक ही एलिमेंट है, कार्बन ही है। जैसे मैं कहूं, मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं ब्लेजर में
कहीं और जाऊं तो पार्टी का ड्रेस पहन लूं, कहीं और जाऊं तो कोई और ड्रेस पहन लूं, लेकिन मैं ही हूं, नॉलेज जो मेरे अंदर है वही रहेगा, मेरा जो बिहेवियर है वो वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। आपके केस में बात करूं, आप यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हो, घर पे घर के कपड़े में रहते हो, क्लासेस जाते हो अलग ड्रेस में, कहीं शादी में जाते हो अलग ड्रेस में, आप ही हो, नॉलेज कुछ चेंज नहीं हो रहा, आपका बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा, सब कुछ आपके सेम है, लेकिन आप फिजिकली चेंज हो रहे हैं, आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है, लेकिन आप अंदर से सेम हो। तो आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एलिमेंट्स लेकिन केमिकली सेम है। अगर कैरेक्टर की बात करूं तो केमिकली सेम है, फिजिकली उसके कैरेक्टर डिफरेंट है। लेकिन आइसोबार्स की अगर बात की जाए तो आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, फिजिकली भी डिफरेंट होते हैं, केमिकली भी डिफरेंट होते हैं। स्टूडेंट इस वर्ड को याद रखिएगा, मेंडलीव ने यही नहीं डिफाइन किया था। आगे हम मेंडलीव के जब डीमेरिट की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा मेंडलीव ने आइसोटोप को प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं किया था। स्टूडेंट चैप्टर के शुरुआत से पहले एक वर्ड और ध्यान में रखिएगा, जब तक मैं हेनरी मोजले या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात ना करूं, उसके पहले जितने भी साइंटिस्ट ने थियरीज दिए थे सब थियरी एटॉमिक मास नंबर पर थी। हेनरी मोजले की थियरी सिर्फ एटॉमिक नंबर पर है। तो जब तक मैं हेनरी मोजले का नाम ना लूं तो आप एटॉमिक नंबर अपने माइंड में मत सोचिएगा, सबके सब, जैसे डोबेराइनर की बात करूं, न्यूलैंड की बात करूं, मेंडलीव की बात करूं, बीच में और भी लोग हैं लेकिन आपके बुक में नहीं है, सबने थियरी किसके ऊपर दिया था? एटॉमिक मास नंबर के ऊपर। और हेनरी मोजले ने किसके ऊपर थियरी दिया था? एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो हम फर्स्ट थियरी पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, जिसका नाम डोबेराइनर है, डोबेराइनर्स ट्राइड्स। अब यह थियरी किसके ऊपर होगी स्टूडेंट? एटॉमिक मास नंबर के ऊपर ही इन्होंने कुछ ना कुछ कहा होगा और क्लासिफिकेशन का टेक्निक बताया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूलैंड का। तो न्यूलैंड ने क्या किया होगा स्टूडेंट? उन्होंने भी एटॉमिक मास नंबर के ऊपर ही थियरी दिया होगा, कुछ ना कुछ नया टेक्निक बताया होगा क्लासिफाई करने के लिए। और क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है तो मैं इन दोनों की थियरीज के बाद आपको बता दूंगा व्हाई वी आर क्लासिफाइंग द एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्टूडेंट सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आपके बुक के अंदर दिया है वो डोबेराइनर ट्राइड्स है। ट्राइड का मीनिंग क्या होता है? केमिस्ट्री में ट्राई का मतलब होता है थ्री। ऐसे थ्री एलिमेंट जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम है उन्हीं को ट्राइड कहा गया। तीन एक जैसे कैरेक्टर दिखाने वाले एलिमेंट के ग्रुप को ट्राइड कहा गया। एक जैसे कैरेक्टर का मतलब आप स्कूल में खुद तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बना लो, तीन तीन लोगों का ग्रुप बना लो कि ये टी पीते हैं, तीनों ये टी पीते हैं, ई एफ जी, ये तीन आपने ले लिया, ये अल्कोहल पीते हैं, ऐसे तीन का आप बना लिया, कॉफी पीते हैं। ऐसे सेम कैरेक्टर रखने वाले एलिमेंट्स, ये नहीं इसमें से एक इसके साथ, नो, ऐसा बाद में हुआ था इसीलिए इनका ट्राइड गलत हुआ था। तीन तीन एलिमेंट जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम हो उन्हीं को ट्राइड कहा गया। और इनकी थियरी क्या थी ट्राइड को लेकर? इनकी थियरी मैंने पहले ही बताया, जब तक मोजले का नाम नहीं लूंगा सबकी थियरी एटॉमिक मास पर है, तो इन्होंने भी थियरी एटॉमिक मास पर ही दिया था और कहा कि तीन एलिमेंट के ग्रुप में, जो तीन एलिमेंट है इसके ग्रुप में, जो मिडल वाला एलिमेंट होगा इसका एटॉमिक मास पहले और तीसरे वाले एटॉमिक मास, जो पहले वाला एलिमेंट है और तीसरा वाला एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के मीन या एवरेज के इक्वल होगा। मीन और एवरेज का मीनिंग सेम होता है, यही इन्होंने कहा था। समझते हैं। सपोज दैट इसका एटॉमिक मास 10 है और इसका एटॉमिक मास 20 है। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने के लिए अगर दो एलिमेंट है डिवाइड बाय 2, कोई भी चीज नॉर्मली आप दो लोग का एवरेज निकालते हो डिवाइड बाय 2, तीन का निकालते हो डिवाइड बाय 3। आपने मीन या एवरेज मीन करके, मीन मीडियन मोड करके तो पढ़ा होगा, ऐसे ही मीन है यहां पे। तो 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइड बाय 2, कितना मिल गया? 15। तो ये मिडल वाले का कितना होगा? 15। और जब मिला तो सच में करेक्ट, जब यह मिला तो करेक्ट मिला। इन्होंने कुछ ट्राइड इस तरीके से बनाए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यह ट्राइड में यूज किया था। लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 होता है, इसका 39.1 होता है। तो स्टूडेंट दोनों ऐड कर देते हैं
6.9 प्लस 39.1 आप ऐड किए, डिवाइड बाय 2, 46 डिवाइड बाय 2, आंसर आपको कितना मिला 23। तो इसका जो एटॉमिक मास निकला सोडियम का वह करेक्ट निकला। ऐसे इन्होंने 2-3 ट्राइड बनाए, टोटल 3-4 ट्राइड ही बनाए थे, ज्यादा नहीं बनाए इन्होंने। लेकिन जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर होने चालू हुए तो जो ये ट्राइड बनाते थे तो ट्राइड में ऐसे एलिमेंट को रखते थे कि ट्राइड में जो 3 एलिमेंट है तीनों के कैरेक्टर सेम होने चाहिए। तो पहले का कैरेक्टर कुछ और, दूसरे का कैरेक्टर कुछ और, तीसरे का कैरेक्टर कुछ और, तो इनकी ट्राइड फेल हो गई। इसलिए दूसरा थियरी आया जिसका नाम हम न्यूलैंड्स की थियरी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्या है। इसको समझ में आया कि 3 एलिमेंट के ग्रुप में दूसरे वाले का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के मीन या एवरेज के इक्वल होगा। किसके मीन और एवरेज के? एटॉमिक मास के मीन और एवरेज के इक्वल होगा। देखते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव क्या है, न्यूलैंड ने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन को लेकर क्या बातें कही। इन्होंने सबसे पहले स्टूडेंट एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इनके टाइम तक 56 एलिमेंट नोन हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे। इन्होंने हर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास यानी असेंडिंग ऑर्डर में रखा। जैसे स्कूल के असेंबली में सबसे पहले टिंगू खड़ा होता, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे खड़े होते। ऐसे एलिमेंट को भी इन्होंने ऐसा ही रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में रखा। और कैसे? सारे गामा पा दा नी सा के अकॉर्डिंग रखा और कहा एवरी 8th एलिमेंट इज शोइंग सिमिलर कैरेक्टर टू द फर्स्ट। चलिए समझते हैं इन्होंने क्या कहा। तो स्टूडेंट ये कुछ है, सारे गामा पा दा नी सा, ये म्यूजिकल नोट है और कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। इन्होंने जो कहा एवरी 8th एलिमेंट इज शोइंग सिमिलर कैरेक्टर टू द फर्स्ट, इसका मीनिंग समझते हैं। स्टूडेंट जैसे मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम किस एलिमेंट का 8th है? कहां से बिगिनिंग करूं कि सोडियम 8th आ जाए? तो मैं अगर लिथियम से बिगिनिंग करता हूं तो काउंट करके देखिए सोडियम 8th आ रहा है। तो सोडियम का कैरेक्टर किसकी तरह होगा? लिथियम का। सोडियम लिथियम के ही तरह कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, इन्होंने ऐसा कहा। जैसे मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो इसका कैरेक्टर किसकी तरह होगा? बेरिलियम की तरह होगा। एल्यूमिनियम के कैरेक्टर की बात करूं तो बोरॉन की तरह होगा। एवरी 8th एलिमेंट इज शोइंग सिमिलर कैरेक्टर टू द फर्स्ट। यह एल्यूमिनियम जो है ये 8th है, किसका? बोरॉन का, क्योंकि बोरॉन इसका फर्स्ट है। ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने कई सारे जगहों पर डोबेराइनर के ट्राइड को भी यूज किया है। जैसे यहां भी देख सकते हो इतना वाला पार्ट डोबेराइनर का ट्राइड ही है। ऐसे कई जगहों पर आप डोबेराइनर के ट्राइड को भी देख सकते हो। तो डोबेराइनर के ट्राइड को भी इन्होंने यूज किया है। इनका जो ड्रॉबैक है वो समझते हैं। क्या है ड्रॉबैक? थियरी तो हमने समझ लिया, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में रखा और कहा एवरी 8th एलिमेंट इज शोइंग सिमिलर कैरेक्टर टू द फर्स्ट। ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम किसकी तरह कैरेक्टर दिखाएगा? मैग्नीशियम की तरह। या कैल्शियम किसकी तरह कैरेक्टर दिखाएगा? बेरिलियम की तरह, क्योंकि ये इसका एक, ये इसका एक, तो सबके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? इन्हें आगे हम ग्रुप कहेंगे। ग्रुप में एलिमेंट का कैरेक्टर क्या होते हैं? सेम होते हैं। ग्रुप आगे इसके बाद वाली थियरी में हम पढ़ेंगे, ग्रुप होते हैं। तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे। तो ऐसे कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट थे, जैसे मैं बात करूं यहां पे क्रोमियम है, क्रोमियम अपने फर्स्ट की तरह कैरेक्टर नहीं दिखाता था। यानी क्रोमियम एल्यूमिनियम के कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखें तो क्रोमियम ट्रांजिशन मेटल है, एल्यूमिनियम सिंपल मेटल है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो क्रोमियम किसके तरह कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाता था? एल्यूमिनियम। आफ्टर कैल्शियम कोई भी एलिमेंट अपने फर्स्ट की तरह कैरेक्टर नहीं दिखाए, ये पहला इनका डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट सुनिए, आगे चल के इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुए तो उसको कहां ट्राइड में रखा जाए, ऐसा कोई जगह ही नहीं था। तीसरा, इन्होंने कहा एक जगह पर एक ही एलिमेंट आ सकते। देखो दो एलिमेंट को अरेंज कर दिया और दोनों के कैरेक्टर क्या थे? कोबाल्ट और निकल, दोनों के कैरेक्टर टोटली डिफरेंट थे और दोनों को एक जगह पर रख दिया। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे इनके गलतियां हैं जिन्हें डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। यानी हेनरी मोजले और मेंडलीव की मेंटालिटी, सोच में क्या डिफरेंस थी और क्या क्या मोजले ने कॉपी किया मेंडलीव की टेबल से, उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।